डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं कुछ टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने लगभग 170-80 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इसमें 100 के करीब क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने इतना कर लिया, इसमें आपको कई क्वेश्चन देखने को ऐसे मिलेंगे कि जो पीछे रिपीट हुए हैं, यानी जो मैंने 170 किए उसमें से कई क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे। तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस को कर लिया तो आप आराम से 50-55 क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे, जो 70 आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। बाद में पछताने से बेहतर है आप अभी से इसकी तैयारी कर लें। अगर आपने इतना कर लिया, 5 वीडियो पहले और 2 वीडियो अब मिलेगा, 7 वीडियो। इस 7 वीडियो में अगर आप कहीं नोट कर लें या मेरे गेस्ट पेपर को आपने लिया है सिवान से, तो आपको इतना अच्छा आइडिया हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स का कि ऑब्जेक्टिव कहीं से मिस नहीं होगा। इसके बाद मैं शॉर्ट और लॉन्ग लाने की कोशिश करूँगा। स्क्रीन रिकॉर्ड में उतना अच्छा डेरिवेशन नहीं हो पाता, इसलिए, नहीं तो अब तक तो पूरा मैं लॉन्ग शॉर्ट कर दिया होता है। फिर भी मैं बोर्ड पे कोशिश करूँगा शॉर्ट और लॉन्ग लेके आने के लिए, लाइव लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स मूव ऑन टू द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is the red color value in the color code of carbon resistance is। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। इसमें मैंने टिक भी कर दिया क्योंकि ये मेरे गेस्ट वाला पार्ट है, जो मैंने गेस्ट पेपर में डाला है ना, उसी का पार्ट है ये। तो फिर से एक बार वही देखेंगे, बी रॉय ऐसे करके आता है एक्सप्रेशन। सो ये हो गया 0, 1 और रेड का हो गया 2, यानी ब्लैक ब्राउन रेड यानी 2, ऑरेंज रहता तो 3 और येलो रहता तो 4, तो रेड है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है सी है 2। सो आंसर हम लोग जाएंगे 2 के साथ, यानी सी ऑप्शन सही है आपका। आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन वी हैव द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विथ a 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन डायोप्टर इज। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f और ये फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। तो 20 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 20/100, इसका मतलब 1 0 से 1 0 कटा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो यहाँ पे रख दें 1/0.2 मीटर रख देंगे। तो 1 में 0.2 से भाग देने पे आएगा 5 डायोप्टर। सो द आंसर विल बी 5 डायोप्टर। आगे बढ़ेंगे। आंसर विल बी 5 डायोप्टर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर 5 डायोप्टर है। तो ये मेरे गेस का पार्ट है, इसलिए आपको इसमें ऑप्शन भी मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक एक चीज़ एकदम डिटेल एंड डेप्थ में समझाऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, 2 तरह के आपके हैं, एक एन टाइप है और एक पी टाइप है। सो आप याद रखिएगा, पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। सो एन टाइप में मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में मेजॉरिटी होता है होल। सो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो एन टाइप में मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होता है होल। याद करने का तरीका, पी फॉर पॉजिटिव डैट मीन्स होल और एन फॉर निगेटिव डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो इसमें पी टाइप का पूछा है तो होल हो जाएगा, तो ये इस तरह से होल लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है होल्स, पी फॉर पी मीन्स पॉजिटिव लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब किसी चार्ज पर लगेगा एक साथ, उसका वेक्टर सम निकाल लो, वही लॉरेंज फोर्स है। द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल। तो इसको वेक्टर सम अगर आप करते हो तो क्यू ई होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये होता है क्यू भी बी साइन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू इंटू भी क्रॉस, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये होता है क्यू इंटू ई प्लस क्यू भी बी साइन थीटा। तो भी बी साइन थीटा को हम भी क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू भी क्रॉस बी। दोनों में क्यू कॉमन आ रहा है, क्यू ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचा ई प्लस वी क्रॉस बी। ये हो गया लॉरेंज फोर्स। क्यू कॉमन आ जाएगा, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ऑप्शन मैच करा लेते हैं, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। और यहाँ पे कभी कभी वी बी साइन थीटा भी दिया जा सकता है,
जैसे ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, वी क्रॉस बी भी बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आगे बढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। ये कोई पार्टिकल है और यहाँ पे है ए नंबर, डैट मीन्स एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पे जेड नंबर रहता है, डैट मीन्स एटॉमिक नंबर। जब अल्फा डीके होता है तो ए में से 4 माइनस होता है और जेड में से 2 माइनस होता है। मिला लीजिए, इसमें एटॉमिक नंबर का पूछ रहा है तो जेड में से 2 माइनस होगा, तो एटॉमिक नंबर में से कितना माइनस होगा, 2। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ऐसे। एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है कि अगर यूरेनियम U-238-92 वाला, अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, डेट मीन्स अल्फा डीके होगा, ये अल्फा डीके होगा। अल्फा डीके होता क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो अगर अल्फा डीके होगा तो देखिए ऊपर से ए नंबर में से 4 घट गया है, देखिए 4 निकल गया, यानी यहाँ से देखेंगे आप तो 238 से 234 हो गया, डैट मीन्स ए नंबर में से 4 घट गया, ये 92 से 90 हो गया, डैट मीन्स 2 घट गया यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कैथोड रेज आर। कैथोड किरणें होती हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन है जिस पे चार्ज नहीं है, प्रोटॉन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और फोटोन है जिस पे चार्ज नहीं है। इसका मतलब कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन ही है जिस पे निगेटिवली चार्ज है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन। तो ये मिटा देते हैं हम लोग, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, यहाँ पे समझाता हूँ। 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। सो चूँकि ये एनर्जी का यूनिट है, कैसे आया देखते हैं। किलो का मतलब होता है, इस किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, 10 का पावर 3। उसके बाद वाट है, वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड को हम वाट बोलते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड। सो किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, और आवर का मतलब 3600 सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ। अगर हम चाहें तो 3600 को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 3, और एक 10 का पावर 3 यहाँ है, 10 का पावर 3 यहाँ है, तो 10 का पावर 6 हो गया। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 यानी जूल में आ रहा है। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। सो किलो वाट आवर भी किसका यूनिट होगा, ये मिल रहा है जूल से, तो किलो वाट आवर भी यूनिट होगा एनर्जी का, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल का बिल आता होगा अगर आपके घर, तो आप देखोगे तो उस पर KWH लिखा होगा। उन लोगों को बहुत आसान पड़ता है कि कितना किलोवाट या कितना वाट आपने आपके घर कंजम्पशन हुआ और कितने आवर तक चला, ये बहुत आसानी से KWH से वो लोग निकाल लेते हैं। तो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो KWH इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक आपको और ऑप्शन मिला, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर में। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ये हम लोग देख रहे थे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा इसका आंसर, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा होगा तो उसमें पता है आपको कि सबसे स्टेबल ये होता है आयरन, Fe5626, और सबसे नीचे ये है। तो लीस्ट स्टेबल कौन होगा, ये हीलियम। उस कर्व में सबसे नीचे ये आता है, तो लीस्ट स्टेबल कौन होगा, सबसे कम अस्थाई कौन है, हीलियम। अगर आपको सबसे ज़्यादा पूछ दे तो ये आंसर होगा, तो इसमें सबसे कम पूछा है इसीलिए हटा देते हैं ये, और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। मैग्नीफाइंग पावर डॉट डॉट बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका मैग्नीफाइंग पावर का, M इज इक्वल टू माइनस L अपॉन F इंटू L अपॉन यू नॉट होता है ना। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपका होता है माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है यहाँ पे
सो ये हो गया माइनस एल अपॉन एफ नॉट। तो यहाँ पे देखिए एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एम। तो अगर लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ाइएगा तो मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगा। इसी बहाने यानी ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज 1। इसी बहाने आपको एक ऑप्शन भी मिला और कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है। तो उसका मैग्नीफाइंग पावर होता है माइनस एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, या माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। एक ये होता है और एक ये होता है, ये 1 हट जाएगा, यानी जब आप इन्फिनिटी पे इमेज बनाओगे तो ये 1 हट जाएगा और हो जाएगा माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई। सो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये माइनस हटा के बोलिएगा। सो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला भी लिख रखा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज हो जाती है। अगर लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ाइएगा तो ट्यूब का लेंथ बढ़ाने से मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज़, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है यानी महत्तम होता है किस में। इसमें ऑप्शन दिया है एयर, ग्लास, वाटर और वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम नहीं होता तो आप एयर में मार सकते थे, चूँकि यहाँ पे वैक्यूम है तो मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में ही होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है एयर और वैक्यूम में, लेकिन वैक्यूम अगर ऑप्शन है तो मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में ही होता है। और वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे। विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ये दोनों के लिए सही है, चाहे विड्थ ब्राइट का हो या डार्क का हो। बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। आगे बढ़ेंगे। द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, यहाँ पे आइडियल लिखा होना चाहिए, द आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर। आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, या एमीटर का प्रतिरोध होता है, जीरो मार देंगे हम लोग, जीरो। और वोल्ट मीटर रहता तो इन्फिनिटी मारा जाता, ठीक है। सो यहाँ पे एमीटर है तो जीरो। आगे बढ़ेंगे। द वेव लेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ v एंड मास m इज, फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p। चूँकि मास और वेलोसिटी दिया है तो ये हो जाएगा h अपॉन एम भी। तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी। आगे बढ़ेंगे। विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था, आगे आइए। तो ये आपने फॉर्मूला देखा था और इसका कई फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, देख लीजिएगा। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने ऊपर बताया आपको, और इसी चीज़ को अगर मैग्नीट्यूड खाली पूछे तो मैग्नीट्यूड में ये माइनस हट जाता है तो इस तरह होगा, और इसका माइनस हटेगा तो ये इस तरह होगा। और अगर रिलैक्स्ड आइज के लिए यानी इन्फिनिटी पे इमेज बने तो मैग्निफिकेशन में से 1 हट जाएगा, यानी ये आ जाएगा। तो ये एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, पीछे के वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर दिया हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पाथ लेंथ, अपवर्तनांक इंटू पाथ लंबाई। सो दिस इज द फर्स्ट वन विच इज करेक्ट। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लांक्स कांस्टेंट इज, प्लांक्स कांस्टेंट होता क्या है, आप फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, एच इंटू नू। यहाँ से हम h निकालेंगे तो ये हो जाएगा E अपॉन नू। E का फॉर्मूला होता है ml2t माइनस टू, एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला ml2t माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 1 बाई टाइम पीरियड। ये टाइम पलट के ऊपर जाएगा तो ये कर देगा ml2, और t माइनस टू ऊपर है और ये t प्लस जाएगा ऊपर, पलट के जाएगा ऊपर तो प्लस रहेगा। सो t माइनस टू में से 1 निकलेगा तो t माइनस 1 बचेगा। सो ml2t माइनस 1 देखेंगे यहाँ पे, ml2t माइनस 1 यहाँ पे मारा हुआ है, यहाँ पे किया भी हुआ है, यहाँ पे मैंने कर रखा अपने गेस में, तो गेस जो मैंने दिया है उसमें ये सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। सो आगे बढ़ेंगे। आयरन इज, लोहा होता है, तो लोहा फेरोमैग्नेटिक होता है, और फेरोमैग्नेटिक का कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आयरन हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, इसको पहले मार लेते हैं, सी, आयरन, निकेल, कोबाल्ट और एल्निको। 4 यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आयरन, निकेल, कोबाल्ट और एक मटेरियल एल्निको, याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है एल्निको। तो ये फेरोमैग्नेटिक के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे मैंने पैरामैग्नेटिक के भी एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जो कि है, देखिए आप एक क्वेश्चन में कम से कम 10 एग्जांपल आप देख रहे हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस लेक्चर, दिस इज गोना बी ए ह्यूज बेनिफिशियल फॉर यू, ए ह्यूज
asset for you if you are looking at at these videos. So this is going to help you out ins and outs. So you have to be very attentive while watching this video. So let's move on to the next example of paramagnetic. मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. पैरामैग्नेटिक का जो एग्जाम्पल है वो होता है एल्यूमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, प्लेटिनम, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीज, क्रोमियम, लिक्विड ऑक्सीजन एट्सेट्रा. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप पैरामैग्नेटिक के लिए याद रख लेंगे. और डाई मैग्नेटिक का भी मैंने नीचे कर रखा है. ये जो मैंने आपको बताया फेरोमैग्नेटिक का आयरन, निकल, कोबाल्ट और एल्निको. और डाई मैग्नेटिक का मैंने कर रखा है यहाँ पे कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, लीड, ग्लास, मार्बल है, वाटर, हीलियम, आर्गन, सोडियम क्लोराइड. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे. और एक चीज़ और बता दूं कि डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं, लेकिन जो आपका फेरोमैग्नेटिक होगा वो सिर्फ सॉलिड होगा. नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट यूनिट मैंने लिख रखा है फैराड पर मीटर. पहले भी बता चुका हूँ, इसको डिस्कस भी किया हूँ मैंने. फैराड पर मीटर होता है. एक और होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज मेंशन्ड ओवर हियर. सो यू कैन लुक एट दिस आंसर एज वेल. इसका दो यूनिट है, एक फैराड पर मीटर, एक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वोल्ट होता क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q. वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल बोलते हैं, V बोलते हैं. वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम. यानी 1 वोल्ट होगा 1 जूल पर कूलम के बराबर, 1 जूल पर कूलम के बराबर, 1 जूल बाई 1 कूलम के बराबर हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कैसे हुआ है. आगे बढ़ेंगे. ए हॉट वायर एमीटर मेजर्स. हॉट वायर एमीटर क्या मेजर करता है, तो एसी करंट को मेजर करने का काम करता है. जैसे डीसी करंट को क्या मेजर करता है, एमीटर. तो हॉट वायर एमीटर एसी करंट को मेजर करता है और हॉट वायर वोल्ट मीटर डीसी वोल्टेज को मेजर करता है. सो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. आगे बढ़ेंगे. विच अमाउंट और विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन ए ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है. तो स्टेप डाउन का काम क्या है, ज़्यादा वोल्टेज को कम करना, तो वोल्टेज को घटाता है ये. सो ज़्यादा वोल्टेज को कम करने का काम करता है. आगे बढ़ेंगे. स्टेप अप रहता है तो कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है. और आपको ये भी बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप अप के लिए मोर देन 1 होता है और स्टेप डाउन के लिए लेस देन 1 होता है. आगे बढ़ेंगे. डॉट डॉट आर लाइक गामा रेज. गामा किरणों की तरह होती हैं. अल्फा तो नहीं है, अल्फा तो नहीं है. बीटा रेज, बीटा रेज, बीटा रेज तो इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी नहीं है. कैथोड रेज नेगेटिव ही है. ये एक्सरे, तो एक्सरे इस सीरीज की कौन है, गामा रेज, एक्सरे. गामा रेज से कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है एक्सरे, तो एक्सरे उसी की तरह है. गामा किरणों की तरह कौन होगा, एक्सरे. क्योंकि ये जितना आपने इसमें देखा सब पे चार्ज है और एक्सरे पे नहीं है, इसलिए एक्सरे. यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा. क्योंकि गामा रेज क्या है, गामा रेज पे चार्ज नहीं है और एक्सरे के जस्ट कम फ्रीक्वेंसी वाला गामा रेज के जस्ट कम फ्रीक्वेंसी वाला एक्सरे है. यानी जहाँ से एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का रेंज खत्म होता है वहाँ से गामा का शुरू होता है. सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की गामा रेज और उससे कम फ्रीक्वेंसी की एक्सरे. आगे बढ़ेंगे. द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, कई बार बताया गया है नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है. द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ LM इज. ये है कोई मैग्नेट, या इसको बोलेंगे हम लोग कोई बार मैग्नेट. ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको बोला जाता है, यानी ये एंड टू एंड वाला डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ. और यहाँ पे जो N और S का ये है, ये वाला बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ, बीच वाला अंदर से. यानी ये एंड टू एंड वाला लेंथ बोला जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ, ये वाला. और ये अंदर N और ये S, ये वाला बोला जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ. तो ज्योमेट्रिक लेंथ मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ का 84% होता है, यानी 5/6 होता है. तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो LM होगा ये 5.6 होगा LG के, ये. और 5/6 को आप ये करोगे तो लगभग 84% आता है.
तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। Lm इज इक्वल टू 5/6 ऑफ Lg, ये होता है ऑप्शन। ये पूछा जाता है बार बार, और इसको आप देखेंगे तो कई बार 84% में पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Lm Lg का 84% होता है, यानी मैग्नेटिक लेंथ छोटा होता है और ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा होता है। ज्योमेट्रिक लेंथ एंड टू एंड लिया जाता है और मैग्नेटिक लेंथ अंदर, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच अंदर। सो 84% होता है मैग्नेटिक लेंथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इफ डेल इज द डिप एंगल ऑफ ए प्लेस देन एक्सप्रेशन ऑफ tan डेल इज। तो tan डेल का एक्सप्रेशन मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। tan डेल इज इक्वल टू होता है वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BV अपॉन BH। ये आता कहाँ से है ये भी देख लीजिए। मैंने बताया था आपको वर्टिकल कंपोनेंट होता है BV इज इक्वल टू होता है कॉस B कॉस डेल, और B साइन, ये होता है, पहले हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है BV इज इक्वल टू होता है B साइन डेल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है BH इज इक्वल टू B कॉस डेल। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़े होंगे तो आपको पता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है B साइन डेल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है B कॉस डेल। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो ये B से B कट जाएगा और साइन बाई कॉस क्या हो जाता है tan डेल। तो tan डेल इक्वल टू क्या बना BV अपॉन BH। सो BV अपॉन BH, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। दूसरा एक और यहाँ से रिलेशन बनता है जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से कर दे रहा हूँ। दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देंगे ना आप, तो आएगा कुछ इस तरह का रिलेशन। ये हो जाएगा BV स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, और ये हो जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। सो यहाँ से B स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ से रिलेशन आपको मिल जाएगा, सॉरी, यहाँ से रिलेशन आपको मिलेगा कुछ इस तरह का। ये यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, और ये हो जाएगा B स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, और कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल 1 हो जाता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हटा देता हूँ मैं पूरी तरह, ये ख़त्म हो गया क्योंकि ये 1 हो गया है। सो यहाँ पे क्या बचा, एक रिलेशन आपको मिला B स्क्वायर इज इक्वल टू BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो इसमें हमारा हो गया ऑप्शन नंबर A। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है व्हेन ए कैपेसिटर विथ 2 इक्वल कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड इन पैरेलल इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य धारिता है। तो समांतर क्रम में सीधा जोड़ा जाता है, C प्लस C इक्वल टू 2C। तो समांतर क्रम में डैट मीन्स पैरेलल में कैपेसिटर को सीधा जोड़ा जाता है 2C। रेसिस्टेंस में उल्टा होता है इसका, लेकिन कैपेसिटर में सीधा जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 2C। सो सीरीज में क्या होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप नीचे। सो आई हैव मेंशनड ऑलरेडी, so this one I have already mentioned. So let's move on to the next question, which is question number 27. So in question number 27 they are asking which of the following is not an electromagnetic wave। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। फोटो वेव्स, ठीक है, ये तो है, एक्सरे भी है, इंफ्रारेड भी है, साउंड वेव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा C, साउंड वेव नहीं है। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन, साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। तो न्यूक्लियस का डेंसिटी जो होता है वो होता है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। सो ऑप्शन नंबर C मुझे सही लग रहा है, 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ते हैं आप, तो न्यूक्लियाई के शुरू में ही ये डेंसिटी निकाला जाता है। सो
2.29 इंटू 10⁻17 kg/m³। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट वोल्ट पर मीटर। सो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? वोल्ट पर मीटर होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E = -dV/dr। माइनस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम लोग सिर्फ यूनिट के बारे में बात करना था। dV मतलब वोल्ट और dr मतलब मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है dV/dr, फॉर्मूला है, और वोल्ट पर मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन किधर है? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ेंगे। एक और फॉर्मूला इसका रहता है E = F/Q, यानी न्यूटन पर कूलम भी इसका यूनिट होता है। कई बार पीछे ही बताया जा चुका है। और इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है, -dV/dr को, ये भी मेंशन हुआ है यहाँ पे। यानी ये नोट्स कुल मिला के बहुत अच्छा बना है। ये मेरे गेस का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 1 मोर यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU होता है 1.66053 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 यूनिट का जो बनाया गया है छोटा यूनिट, वो होता है kg में आप कन्वर्ट करेंगे तो इतना। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म दिया है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पूरा कितना होता है। आगे बढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। सो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 और इसका क्रिटिकल एंगल 24.4। क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। सो ये है डायमंड के लिए, ये म्यू और ये क्रिटिकल एंगल, ये वाला दूसरा वाला हो गया क्रिटिकल एंगल। आगे बढ़ेंगे। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.42। आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे ये भी मेंशन हुआ है द क्रिटिकल एंगल 24.4, ये भी याद यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। द बाइनरी नंबर ऑफ 25 इज, 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? देखिए 1 2 4 8 16। अब आगे बढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा। हमको 25 तक ही जाना है। किसके नीचे 1 रख दें कि 25 हो जाए? 16 के नीचे रख देते हैं, हो गया 16। 8 के नीचे रख देते हैं, हो गया 24। और एक 1 के नीचे रख देते हैं और बीच वाले को 0 कर देंगे। तो जिसके नीचे 1 रखा जाता है ना, उसको काउंट किया जाता है। तो 16 के नीचे 1 रखा गया तो 16, और 8 के नीचे 1 रखा गया है तो 8। 16 8 24 और एक लास्ट में 1 के नीचे 1, तो ये हो गया 25 और बीच वाला 0 0, तो 1 1 0 0 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। तो ये हो गया बाइनरी में, ये ऐसे बाइनरी नंबर 25 डेसिमल में दिया था, उसका बाइनरी नंबर हो जाता है 1 1 0 0 1। यहाँ पे दिखा भी दिया मैं कैसे आता है। और इसका बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैंने पीछे समझाया हुआ है, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। 10 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, वीडियो देखते देखते कौन देख रहा है पता ही नहीं चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरे पढ़ाए हुए लड़के देख रहे हैं कि बाहर के लड़के? तो प्लीज़ जो लोग भी देख रहे हैं वो एक बार अटेंडेंस ज़रूर लगाएं कि कौन है, कहाँ से देख रहे हैं। सो डैट विल बी ए ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर मी, सो डैट आई विल ब्रिंग short and long questions as well. So every day I will try to bring some short questions and long questions as well. So let's move on to question number 33. The value of dip angle when going from north pole to equator. So north pole से equator की तरफ जाने पे क्या होगा? देखिए, पोल पे डिप एंगल को डेल बोलते हैं या आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही बोला जाता है और डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप। सो इसको पोल पे ये होता है, पोल पे ये होता है 90 डिग्री और इक्वेटर पे ये होता है 0 डिग्री। सो अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो ये घटेगा, क्योंकि 90 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा, ये घटेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको और मिला। क्या मिला? कि डिप एंगल पोल पे 90 होता है, मैग्नेटिक पोल पे 90 और मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0। आगे बढ़ेंगे। सो घटता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज? चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज होता क्या है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। आई का एम्पियर और टाइम का T, AT। सो ये हो जाएगा AT। आगे बढ़ेंगे। सो बिहार बोर्ड में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती, बहुत आसान आसान चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। विच सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल पार्ट? बामर सीरीज विजिबल पार्ट में आती है, तो बामर सीरीज को मार दीजिए। सीरीज बहुत सारी है, बामर, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, फोन्ड, बहुत सारी हैं, लेकिन बामर सीरीज आती है जो विजिबल रेंज में आती है। तो बामर सीरीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। विच लेंस इज यूज टू ट्रीट मायोपिया? सो
कई तरह से आपको बता दिया हूँ मैं। मायोपिया के लिए कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स, और तीसरा होता है आपको प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के लिए जो यूज़ करते हैं वो बाईफोकल यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, और एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता के लिए जो यूज़ करते हैं वो सिलेंड्रिकल किया जाता है। तो चारों का हो गया। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये चारों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप पीछे के लेक्चर्स में देखेंगे तो पूरे चारों जो आपके आई डिफेक्ट पढ़ने हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये चारों को मैंने डिटेल में क्या होता है और इसको रिमेडी का क्या, कौन सा लेंस यूज करते हैं, सब बताया गया है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस मायोपिया के लिए। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही यूनिट होता है, तो एनर्जी लिख देंगे, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। एक रिलेशन बता दे रहा हूँ, एक जूल इज इक्वल टू तो रिलेशन कुछ इस तरह से है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। ये कन्वर्जन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को 1 के नीचे ले जाइए तो 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आप पता कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का छोटा यूनिट है जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे एक रिलेशन भी लिखा हो गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब चार्ज इंटू वी, यानी चार्ज क्या है, और इन दोनों का बोला जाता है वर्क डन, यानी क्यू इंटू वी क्या बोला जाता है, वर्क डन। क्योंकि वी इज इक्वल टू जो आपका रिलेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और वी के जगह पे वी ही और क्यू के जगह पे ई आ गया, तो डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वर्क डन और वर्क डन मतलब जूल। तो जूल के बराबर क्या बना, यहाँ से क्यू के जगह पे अगर चार्ज को ई लिख लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना। तो यहाँ पे इस केस में बड़ा डिटेल में लिखा गया हर चीज़, समझना चाहेंगे तो बहुत कुछ है इसमें। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है, इफ़ सम ऑफ चार्जेज ऑफ कलेक्टर प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑन द चार्ज कैपेसिटर इज, आवेशित संग्राहक आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पाटिका और संगणक पाटिका के आवेशों का योग होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव, तो ये जीरो होता है, इक्वल एंड अपोजिट रहता है चार्ज, तो ये हो जाता है जीरो। टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, तो सो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है और टेस्ला के बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे मैंने बहुत सारे यूनिट्स को मेंशन कर रखा है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है कि कैसे होता है, यहाँ पे कहाँ से आया, यानी अगर यहाँ से f निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू भी साइन थीटा, यानी यहाँ से निकाला गया है। सो इससे आप डिराइव करेंगे तो f इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकाला गया है। एनीवे पूरा एक्सप्लेनेशन है। टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, और मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट गॉस होता है, जो पीछे भी बताया गया है, पीछे के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है और इसके और दूसरे यूनिट्स ये लिखे हुए हैं। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, या यहाँ पे लिखा हुआ न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर, या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। सो यहाँ से आप कोई भी यूनिट ज़्यादा पूछा जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। सो ये याद रखिए आप, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। और सीजीएस यूनिट होता है इसका गॉस, और एक टेस्ला में 10 टू द पावर 4 गॉस होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, गॉस सीजीएस यूनिट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो डायमेंशन भी यहीं से निकाल लीजिए, डायमेंशन यहाँ पे निकाला हुआ है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का यानी बी इज इक्वल टू, आपको बताया गया था कि बी इज एफ इज इक्वल टू होता है क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, निकालिएगा तो ये हो जाएगा एफ के नीचे चला जाएगा क्यू भी साइन थीटा, और एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, और बटे में क्यू का होता है ए टी, और भी वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और साइन थीटा का कोई एक नंबर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो यहाँ पे एल से एल कट गया और टी प्लस है और ये माइनस है, ख़त्म। सो ऊपर बचा एम टी माइनस टू और नीचे बचा एम्पियर। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, टी से
टी से, और ये माइनस टी के पावर -1 है, टी के पावर +1 है, तो कैंसिल हो गया। ये नीचे वाले एल से ऊपर वाला एल कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा mt-2 और नीचे से ए ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा mt-2 इंटू a-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लस इसमें पहले से लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय अ थिन प्रिज्म। सो थिन प्रिज्म का क्या होता है, डेल इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। सो ये हो जाता है आपका मिनिमम डेविएशन का। और एक पूछा जाता है जिसमें म्यू पूछता है आपसे, तो म्यू का फॉर्मूला हो जाता है म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2 बाई साइन a/2। ये मटेरियल, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है आपसे। तो ये होता है म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2 बाई साइन a/2। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे डेल का फॉर्मूला पूछा है, तो डेल इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन सा है। ऑप्शन नंबर है सी, म्यू -1 इंटू ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। किसकी भेदन क्षमता, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। तो आपको अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि गामा रेज सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है, तो इसी का पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा। इसके बाद एक्सरे आता है, तो पहले गामा रेज, तो गामा रेज इज द करेक्ट आंसर, गामा रेज। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। If Q charge is placed inside a spherical surface of electric flux coming out of the entire surface will be। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। ये कुछ इस तरह का ये गोलीय ये है सरफेस है, यानी स्फेरिकल सरफेस। इसके अंदर Q चार्ज रखेंगे तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इंटू Q। जो भी अंदर चार्ज होगा ना उसके 1/ε0 टाइम्स होता है। तो Q ही चार्ज है तो Q/ε0 टाइम हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू Q/ε0। अगर यहाँ पे 5Q रहता तो यहाँ पे 5Q/ε0 होता। अगर यहाँ पे 10 कूलम होता तो यहाँ पे 10 कूलम/ε0 होता। तो चूंकि Q है इसीलिए Q/ε0। आगे बढ़ेंगे। सो Q/ε0 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बड़े डिटेल में बताया गया था, लेमडा होता है जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं हम लोग। ये Q पूरे लेंथ पे फैला होता है, तो Q/L। जब पूरे एरिया पर चार्ज फैला हुआ है तो उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और बोलते हैं Q/एरिया, जो यहाँ पे पूछा गया है। तो Q/एरिया। और जब पूरे वॉल्यूम पे फैला हुआ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रो इज इक्वल टू Q/वॉल्यूम। तो ये तीनों फॉर्मूला है, ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी, और ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से देखेंगे अगर इसका यूनिट तो ये हो जाएगा चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर, कूलम मीटर। और इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, क्योंकि एरिया का पूछा है। और अगर इसका पूछता वॉल्यूमेट्रिक का, तो वॉल्यूमेट्रिक का हो जाता ऊपर चार्ज और नीचे मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। सो रो इज इक्वल टू कूलम पर मीटर क्यूब हो जाता अगर वॉल्यूमेट्रिक का पूछा रहता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो I क्या होता है V, और फिर I होता है I, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V/R। सो I इज इक्वल टू V/R, तो V इंटू V कितना हो गया V स्क्वायर और बटे में आ गया R। सो पावर इज इक्वल टू V²/R। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। VI याद रखिएगा, V और I के जगह पे V/R पुट कीजिएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। सो I इज इक्वल टू V/R और V इंटू V कितना हो जाएगा V² और बटे में R। सो ये सब कुछ डेरिवेशंस हैं कैसे किया गया है, ये अलग अलग। P इज इक्वल टू I² भी हो सकता है, क्योंकि V को अगर IR लिख दीजिएगा सो I² भी होता है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज मेजर्ड बाई, पोटेंशियोमीटर से मेजर किया जाता है। सो सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर मेरे गेस में लॉन्ग क्वेश्चन में है। सो उससे पूछा क्या जाता है एक्सपेरिमेंट में, फाइंड द EMF ऑफ ए सेल या फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो पोटेंशियोमीटर, विभव मापी बोलते हैं। सो पोटेंशियोमीटर इज द राइट आंसर, डी। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जीरो।
सो जीरो इज द राइट आंसर, ये जीरो। आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग मैग्नेट इंक्रीजेज, इट्स टाइम पीरियड विल बी। Magnetic moment of an oscillating magnet increases. When magnetic moment of an oscillating magnet increases, its time period will be. So its time period will be decrease. क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आई बाई एम इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब मैग्नेटिक मोमेंट ऑसिलेटिंग मैग्नेट इंक्रीजेज, जब टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए ये टाइम पीरियड्स के साथ एम का कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली। तो अगर ये बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो एम कम होगा। तो इसमें बोल रहा है कि एम जब बढ़ेगा तो टाइम पीरियड को कम होना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते हुए चुंबक का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, तब ना वो बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए टी से एम कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आई बाई एम इंटू बी। ये एम को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे जो एम है, और टी से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए अगर एम बढ़ेगा तो टी को कम होना पड़ेगा यानी डिक्रीज। सो ऑप्शन इज बी, डिक्रीज। आगे बढ़ेंगे। द रेसिस्टेंस ऑफ टू बल्ब्स ऑफ 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt which has the highest resistance? So resistance of two bulb which has, तो इसका देखते हैं हम लोग। 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब में से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसको देखते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो आर को दूसरे साइड भेजेंगे अगर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, यानी जिसका पावर कम उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा। सो पावर कम किसका है, 25 वाट वाले का, तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे कि दोनों को तो वोल्ट में तो कोई अंतर है नहीं, दोनों 220 वोल्ट है, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से अगर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, आर को दूसरे तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो आर और पी का कैसा रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, यानी पावर कम तो रेसिस्टेंस ज़्यादा और पावर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम। सो यहाँ से हम लोग देखेंगे पावर किसका कम है, 25 वाट वाले का, तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन नंबर ए सही है, 25 वाट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लेस द पावर मोर द रेसिस्टेंस। गुड। द फ्रीक्वेंसी विच इज यूज फॉर टीवी ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन के लिए मेगा हर्ट्ज में यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए मेगा हर्ट्ज में एक ही ऑप्शन है सी, तो मेगा हर्ट्ज वाला ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज। आगे बढ़ेंगे। टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एडेड टू जर्मेनियम आर। देखिए एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट, यानी ऐसा एलिमेंट मिलाया जाता है पेंटावैलेंट जिसमें 5 वैलेंसी हो, जिसकी वैलेंसी 5 हो, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। और पी टाइप के लिए ऐसा मिलाया जाता है ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट यानी इसमें एल्यूमिनियम हम लोग मिलाते हैं जनरली, और इसमें हम लोग फॉस्फोरस मिलाते हैं। सो एन टाइप में पेंटावैलेंट और पी टाइप में ट्राईवैलेंट, यानी पी टाइप में जिस ऐसा एलिमेंट मिलाते हैं जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिसकी वैलेंसी 3 हो। सो पी टाइप में ट्राईवैलेंट, एन टाइप में पेंटावैलेंट। आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या पूछा है एन टाइप के लिए, तो एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। पेंटावैलेंट के एग्जाम्पल्स फॉस्फोरस है, एंटीमनी है और आर्सेनिक है। गुड। और ट्राईवैलेंट का क्या क्या होता है, ट्राईवैलेंट का एल्यूमिनियम होता है, इंडियम होता है, बोरोन होता है। सो ट्राईवैलेंट के मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा नॉलेज लेते चलिए। आगे बढ़ेंगे। टू रेसिस्टर्स ऑफ रेशियो 3:4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ द रिजल्ट ऑफ हीट जनरेटेड इन देम विल बी। दो प्रतिरोध 3/4 के अनुपात के समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात होगा। इसको समझते हैं हम। P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इनके उत्पन्न ऊष्मा। ओके। सो यहाँ से हम देखेंगे तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर से, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर से। तो पावर ज़्यादा डिसिपेट कब होगा,
सो इधर ध्यान देते हैं, जब रेसिस्टेंस कम तो पावर ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे P1/P2 करें तो ये क्या हो जाएगा, R2/R1। सो P1/P2 इक्वल टू R2/R1, पलट दीजिए तो इसका दो प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, 3/4। तो P1/P2 उलट देना है, ये हो जाएगा P1/P2 क्या हो जाएगा, P1/P2 हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये R2/R1। तो यहाँ पे 4 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे, यानी P1/P2 क्या हो जाएगा, 3/4। सो ऑप्शन कौन सा देखेंगे हम लोग, 4/3। पहला ऑप्शन सही है इसका, 4/3। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर 1, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हूँ मैं, इट गेट रिवर्स, उल्टा हो जाता है, P इज इक्वल टू, सही है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये बनाया भी हुआ है। सो P1 और P2 का अनुपात हो जाएगा, चलो रिवर्स कर दीजिएगा, हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर के बीच में जब बढ़ा दिया जाता है ना तो बढ़ जाता है, उसका जो वैल्यू होता है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। सो इंक्रीज हो जाता है। कैसे बढ़ता है देखिएगा, ये होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। जब कोई डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं ना तो इसमें K टाइम्स बढ़ जाता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और यहाँ पे K लग जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगा। आफ्टर स्लैब K टाइम्स बढ़ जाता है ये। सो K टाइम्स इट इंक्रीजेज, इफ एप्सिलॉन नॉट इंक्रीजेज कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। सो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के बढ़ने से ही बढ़ता है, मालूम है। देखिए यहाँ से ये बता रहा है कि अगर एप्सिलॉन नॉट बढ़ेगा तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। Let's move on to the next question, which is question number 55. The phase difference for destructive interference is, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए phase difference 2n-1, 2n plus 1 into lambda by 2. So 2n plus 1 into lambda by 2. So ये होता है विनाशी के लिए path difference. So sorry, phase difference. The phase difference, पथांतर, ये तो phase difference नहीं है ना, path difference है ना, lambda by 2, path difference। द इसमें कुछ क्वेश्चन में गलती हुई है। द फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है, पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये होता है। तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज द करेक्ट आंसर, बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, A convex lens with a refractive index of 1.5 is immersed in water with a refractive index of 1.33, it will behave like। तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्वेक्स लेंस का ज़्यादा है, क्योंकि ग्लास मटेरियल है तो 1.5, और पानी में डाल रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो स्टिल ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही बिहेव करेगा। अगर इसको इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में डाल दिया जाता तब इसका बिहेवियर चेंज होता। फिलहाल ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही बिहेव करेगा। 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपवर्तनांक के पानी में डुबोते हैं तो ये व्यवहार करेगा लाइक कॉन्वेक्स लेंस ओनली। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे। इन फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, बढ़ जाता है और डबल हो जाता है। तो याद रखिएगा, हाफ वेव में सेम रहता है और फुल वेव में डबल हो जाता है, 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। हाफ वेव फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम और फुल वेव में डबल हो जाती है ये। आगे बढ़ेंगे। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर N1 एंड N2 आर रैप्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्टिवली, देन, यानी अगर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में N1 और N2 जो रैप किए गए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो स्टेप अप के लिए क्या कंडीशन है, तो इधर ध्यान दीजिएगा। स्टेप अप के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है ES इज ग्रेटर देन EP और NS इज ग्रेटर देन NP, ठीक है, और K इज ग्रेटर देन 1, ये सब स्टेप डाउन स्टेप अप के लिए है। यानी सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा प्राइमरी से, सेकेंडरी की वाइंडिंग ज़्यादा होगी प्राइमरी से, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ज़्यादा होगा 1 से। ये सब स्टेप अप का है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, N1 और N2, यानी सेकेंडरी में अगर N2 है और प्राइमरी में N1 तो N2 ज़्यादा होना चाहिए N1 से। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। ये हम लोग NS और NP लेके पढ़ाते हैं, यहाँ पे N2 N1 पूछा है। सो यू बेटर अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे। When light enters from, थोड़ा पीछे देख लिया जाए इसको, अगर
प्राइमरी रहता, अगर स्टेप डाउन रहता तो क्या होता वो भी देख लीजिए। EP ग्रेटर हो जाता ES से, और NP ग्रेटर हो जाता NS से, और K लेस हो जाता 1 से अगर स्टेप डाउन रहता तो। अब आगे बढ़ेंगे। When light enters from one medium to another medium, which quantity does not change? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती? वेवलेंथ तो बदल जाता है, स्पीड भी बदल जाती है, एम्पलीट्यूड भी वेरी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी, कलर जो रहेगा पहले मीडियम में वही कलर दूसरे में रहेगा, सो फ्रीक्वेंसी डजेंट चेंज, सो विल गो विथ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कलर चेंज नहीं होगा मीडियम चेंज होने से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड? इनमें से विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होता है? एक्सरे, एक्सरे तो नहीं होगा, नो चार्ज नहीं होगा, गामा रे ये भी नहीं होगा, यूवी रेज ये भी नहीं होगा, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब इन पे चार्ज ही नहीं होगा तो ये डिफ्लेक्ट कैसे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने के लिए चार्ज होना पड़ेगा, और चार्ज इसमें देखिए कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो कैथोड रे इज द राइट आंसर, सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, 2 ही वीडियो में निपटा देना है इसको, फिर शॉर्ट लेके आया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, नैंड गेट का क्या बुलियन एक्सप्रेशन होता है? देखिए इधर और का होता है बाबू a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, ये हो गया और का। एंड का होता है a डॉट बी इज इक्वल टू वाई, और नॉट का होता है y इज इक्वल टू a बार। यानी नॉट क्या करता है, अपने इनपुट को रिवर्स कर देता है, यानी उस पर बार लगा देता है। सो ये हो गया और का, ये हो गया एंड का, और ये हो गया नॉट का। ये बेसिक हो गए। बेसिक गेट 3 ही होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब अगर हम और गेट पे एक बार लगा दें तो ये हो जाएगा नॉर गेट, और अगर एंड गेट पे एक बार लगा दें तो ये हो जाएगा नैंड गेट। ठीक है, सो ये 5 जनरली आपके एनसीईआरटी में यही 5 पूछे जाते हैं। और भी गेट्स हैं जैसे जॉर गेट है, XNOR गेट है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये 5 आप कर लीजिए। सो पांचों मैंने बता दिया बुलियन एक्सप्रेशन, आप ध्यान से देख लेंगे। सो यहाँ पे नैंड गेट का पूछा है, सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी, a डॉट बी का बार इक्वल टू वाई। सो पांचों मैंने बता दिया है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले से बताया भी हुआ है। सो विल मूव विथ क्वेश्चन नंबर 62। द वैल्यू ऑफ डिप एंगल ऑफ द मैग्नेटिक इक्वेटर इज, ऊपर बताया था मैंने पोल पे 90 और इक्वेटर पे 0, सो इट्स 90 ऑन पोल एंड 0 ऑन इक्वेटर। सो इक्वेटर पे पूछा है ना, इक्वेटर पे हो जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जनरेटर भी होता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है जनरेटर, लेकिन इसमें जनरेटर नहीं है, इसमें डायनमो है। तो डायनमो पे जाएंगे हम लोग। डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो डायनमो के साथ जाएंगे। बट रिमेंबर दैट इफ देर इज एन ऑप्शन फॉर ट्रांसफॉर्मर, सॉरी नॉट ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, if there is an option for generator you have to go with generator। आपके सिलेबस में जनरेटर है। आगे बढ़िएगा। सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज टू करेक्ट, अभी ऊपर बताया था मैंने, सिलेंड्रिकल लेंस किसके लिए यूज होता है? एस्टिग्मेटिज्म के लिए, यानी अबिंदुकता को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन में एस्टिग्मेटिज्म ये, और यहाँ पे मैंने चारों लिख दिया है। इसका मायोपिया को जो हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, या इसको रिमेडी के लिए कॉन्केव लेंस, जो ऊपर मैंने बताया भी चारों। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, जिसको रिमेडी के लिए कॉन्वेक्स, और प्रेस बायोपिया के रिमेडी के लिए बाईफोकल, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। और अभी आपने एस्टिग्मेटिक का देख ही लिया, एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल। सो चारों यहाँ पे मेंशनड है। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कॉन्केव, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स, प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल, और एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल। एस्टिग्मेटिज्म को हिंदी में अबिंदुकता बोलते हैं, प्रेस बायोपिया को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, मायोपिया को निकट दृष्टिता कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को दीर्घ दृष्टिता कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। When we look at an object, the image formed on the retina is, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पे बनने वाला इमेज वास्तविक एंड उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। सो रियल एंड इन्वर्टेड, बी इज द करेक्ट आंसर। इमेजिनरी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्ट, वास्तविक एवं उल्टा। ये मैंने पहले भी बताया है आपको पीछे के वीडियोज़ में।
धातु का परावैद्युतांक होता है, सो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, सो विल गो विद द ऑप्शन इनफाइनाइट। आगे बढ़ेंगे। द चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर विल बी डॉट डॉट व्हेन 1 वोल्ट is applied between the strips of capacitor of 1 farad capacitance। एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र के पट्टियों के बीच पर 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र का आवेश होगा। क्या होता है फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी। तो 1 फैराड कब होगा, यहाँ पे 1 रख दीजिए और 1 वोल्ट यहाँ पर रख दीजिए, चार्ज भी कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। सो चार्ज हो जाएगा आपका 1 माइक्रो कूलम। अगर माइक्रो कूलम में है तो कितना हो जाएगा चार्ज 1 माइक्रो कूलम। कूलम में रहता है तो 1 कूलम। सो अच्छा माइक्रो फैराड में रखे हो इसीलिए माइक्रो कूलम में आया है, सॉरी। सो यहाँ पे रख रहे हो आप C के जगह पे 1 माइक्रो फैराड और V के जगह पर रख रहे हो 1 वोल्ट। तो इस इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या बचा Q। तो ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा Q इक्वल टू 1 माइक्रो। चूँकि माइक्रो में रखे हो माइक्रो फैराड इसीलिए Q आ जाएगा माइक्रो कूलम में। फिर से एक बार देखिए इधर, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ Q इज इक्वल टू सी वी है, तो C यहाँ मैंने क्या बताया था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू सी वी और C भी रख दिए हो 1 माइक्रो फैराड और ये भी रखे हो 1 वोल्ट। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1 और ये माइक्रो फैराड और वोल्ट इन सब का यूनिट्स करेंगे तो आप माइक्रो का माइक्रो रह जाएगा और फैराड और वोल्ट मिलके बना देगा कूलम। सो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स लोकेटेड एट a distance is F. If the distance between them is half, then the value of electric force will be। सो अगर उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया गया तो फोर्स का क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे। फोर्स का किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशों के आवेशित कण के बीच का विद्युत बल F है। अगर उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। F क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। सो 1 बाई आर के जगह पर 2R का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाई 4R का स्क्वायर, तो 4 गुना कम हो जाएगा ये। सो अगर दूरी आधा करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा 4, फोर्स का मान क्या हो जाएगा 4 गुना कम। सो दूरी बीच की दूरी हाफ किया गया ना, डिस्टेंस इज F, डिस्टेंस बिटवीन हाफ, 4 गुना कम हो जाएगा फोर्स। सो विद्युत बल का मान हो जाएगा 4F यानी 4 गुना कम हो जाएगा, 1 बाई 4F होगा ना, 4 टाइम्स किया गया है तो ये हो जाएगा 4F, ठीक तो है। यानी दूरी आधी करने से फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स हो जाएगा कितना, ये आया है आपका अभी मैंने निकाला तो F इज इक्वल टू 1 बाई 4R स्क्वायर, 4 को इधर भेज दीजिए तो 4F इज इक्वल टू 1 बाई R स्क्वायर। तो 4 गुना बढ़ जाएगा फोर्स, यानी दूरी को कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा और दूरी को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। सो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A 4F। सो 4F इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फोर्स और डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस R का रिलेशन इन्वर्सली का है, इसीलिए जब आप डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा और डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, अभी मैंने बताया ऊपर A प्लस बी इज इक्वल टू वाई, ये और गेट का होता है, बार लगा दीजिए, नॉर गेट का हो जाएगा A। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 70। लेंज लॉ इज रिलेटेड टू, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है लेंज लॉ। सो एनर्जी रिलेटेड है, एनर्जी से यानी एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 71 यानी फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ, और उस ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन लेंज लॉ देता है। और ये चूँकि फैराडे लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है इसलिए उसका डायरेक्शन ये देता है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन पे जाएंगे हम लोग। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 71। वीडियो बढ़ गया है ज़्यादा, 1 घंटे का हो गया। सो 70 के आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।